गरीबों को उससे कैसे वंचित रह जाएंगे, उसकी भी व्यवस्था कर दिया गया नई शिक्षा नीति में। वो है जो डिजिटल मीडिया, जो मोर फ्रीडम उसको है अन्य मीडिया के मुकाबले। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मैंने देखा, कहीं एक आध घटना हम लोग देखते हैं, गलती हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं इंडिया 91। अभी हमारी चुनावी यात्रा बक्सर में एंट्री कर चुकी है। हम विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए बिहार भ्रमण पे आए हैं। अभी बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चुनाव पे चर्चा करेंगे और भी कई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल इंडिया 91 पे स्वागत है। आप लोग को भी बहुत शुभकामनाएं। सर, एनईपी जो आई है शिक्षा नीति, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? नई शिक्षा नीति देश के 98% 98% लोगों की शिक्षा को दुःस्वप्न में तब्दील कर देगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वह अमीरों के लिए डिजाइन किया हुआ नीति है। उन अमीरों के लिए जो इनकम टैक्स पे करते हैं। देश के 2% आबादी ही इनकम टैक्स पे करती है। रिटर्न 10% लोग दाखिल करते हैं, लेकिन रिटर्न लेकिन जो पे करते हैं वो 2% लोग, जिनकी आमदनी मोटा मोटी 10 लाख से ज़्यादा है सलीना। आप देखेंगे तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें आप एक ग्रेजुएशन में जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो पहले 3 साल था, जो अब 4 साल का हो गया। पहले साल में एक बार उसको फ़ी जमा करना होता था, अब साल में 2 बार जमा करना होगा। और जो फ़ी है वो 400% से लेके 1000% तक फीस अभी ही बढ़ाया जा चुका है। ये पूरे देश भर के कॉलेजों की हालत है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के जो नीति निर्माण करने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आया कि स्किलिंग और नॉलेज दोनों अलग अलग विषय है। हमको हुनर पैदा करने के लिए संविधान में और कानून में पहले ही प्रोटेक्शन मिला हुआ था। पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, अदर वोकेशनल कोर्सेज के जरिए। अब जो हमारे जो नॉलेज सेंटर थे, रिसर्च सेंटर थे हमारे देश में, यूनिवर्सिटी, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन, उनको भी स्किल सेंटर में तब्दील कर रहे हैं। आप दुनिया के अगर धनी लोगों को बात करें, जो सबसे डेवलप स्टेट हैं या नेशन हैं, आप चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, तो उनके पास जो रिसर्च के जरिए जो उन्होंने नॉलेज हासिल किया, उसके जरिए आज दुनिया के कारोबार पर और अर्थव्यवस्था पे वो काबिज हैं। भारत आज कहीं नहीं खड़ा है। अभी तक हम जो हासिल हुआ, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, उसको भी अब समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार लगी हुई है। और सबसे दुखद बात है कि जो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको महंगा भी कर दिया गया, और गरीबों को उससे कैसे वंचित रह जाएंगे, उसकी भी व्यवस्था कर दिया गया नई शिक्षा नीति में। समस्या जो था, इलाका जो समस्याग्रस्त जो इलाका था शिक्षा के क्षेत्र में, कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास सरकारी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेन टीचर नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। निजी क्षेत्रों को खोल दिया गया कि आप प्राइवेट पैसा लेकर के, फ़ी लेकर के आप कर सकते हैं। अब समस्या क्या होगा कि जो मजबूत लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके लिए तो सारी व्यवस्था इस देश में उपलब्ध होगा, लेकिन जो 98% जो आबादी है, उनके लिए इस कानून में कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, बल्कि उन पर एक बोझ स्वरूप 3 साल से 4 साल सेमेस्टर, और पीजी में तो जाकर के क्लासिकल एग्जाम्पल है, हर महीने एक टेस्ट देना है। ये तो बच्चे देते हैं। रिसर्च जो स्कॉलर्स होते हैं वो तो साल में 1 बार 2 बार वो या पूरा करते हैं, तो उनके साथ वाइवा के जरिए टेस्ट लिए जाते हैं। ये महीने में तो
जो पब्लिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं 1 to 5 के, उनके जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का मकसद इतना ही है कि जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो सिस्टम से बाहर हो जाए, और जो देश की जो फैक्ट्रियां हैं जो अमीर लोग लगाए हैं उनके लिए मजदूर पैदा हो ग्रामीण क्षेत्रों में या गरीब राज्यों में, या गरीब लोग मजदूर के रूप में वो ट्रेंड करना चाहते हैं, उनको एजुकेट नहीं करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है नई शिक्षा नीति का। सर पहले जब आरजेडी की सरकार थी, राजद की सरकार थी, तो उस सरकार को अभी या पहले भी जंगल राज कहा जाता था। अभी नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार को सुशासन की सरकार कहा जा रहा है, और फिर देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे मर्डर हो रहा है, गोली कांड, फिर से पावर प्लांट पे थार से उतरते ही किसान नेता को गोली मार दिया जाता है। पटना में दिन दहाड़े गोली लहराकर चलाया जा रहा है। तमाम खबरें आ रही हैं जो कि ऐसे ही कट्टा और बंदूक दिखाया जा रहा है दिन दहाड़े। तो ये सुशासन की सरकार है या कुशासन की सरकार, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये राक्षस राज है नीतीश कुमार का, मैं लंबे समय से कह रहा था। और सुशासन का भी नारा कोई जनता ने नहीं गढ़ा था। इस राज्य की और देश की जो कन्वेंशनल मीडिया है, परंपरागत मीडिया, जो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसने इस नारे को गढ़ा था। पेड वो था, पूरे जो अभियान थे वह अमीर लोगों के द्वारा पेड थे, भाजपा और जदयू के द्वारा। अभी ये नहीं है कि हिंसा बढ़ गया है राज्य में, अपराध बढ़ गया। ये हिंसा अपराध पहले ही से था, कोई दिखा नहीं रहा था। तो अंतर क्या आया, अभी क्यों दिखने लगा, पहले नहीं दिखता था? वो है जो डिजिटल मीडिया, जो मोर फ्रीडम उसको है अन्य मीडिया के मुकाबले, कन्वेंशनल मीडिया के मुकाबले। तो डिजिटल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए ये खबरें प्रसारित आराम से हो रही हैं, इसीलिए बिहार के लोगों को पता चल रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल ने भी बुलेटिन जारी शुरू कर दिया तेजस्वी जी के हैंडल से कि भाई उनके कितने अपराध रोज हो रहे हैं जो सरकार के थानों में दर्ज हो रहे हैं और जो अखबारों में छप रहे हैं। तो जब क्यूमुलेटिव तरीके से जब दिखाया गया तो ये देखने को मिला है कि जो जिस सुशासन की आड़ में जो जंगल राज या राक्षस राज, जिसको नीतीश कुमार का राज राक्षस राज है सुशासन की आड़ में, उसमें अपराध राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल के मुकाबले 2 से 2.5 गुना बढ़ गया अलग अलग अपराध की श्रेणी में। और ये केवल दिख रहा है वो तो डिजिटल मीडिया के जरिए। वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और उस पर प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए बातें लोगों तक, आम लोगों तक पहुंच रहा है। सर अभी कुछ समय से चल रहा है कि तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया था अपने हैंडल से, फेसबुक हैंडल से, फिर लालू प्रसाद जी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया और घर से भी निकाल दिया। तो इस मामले को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, पारिवारिक मामले में मैं ज़्यादा अपनी राय इसीलिए नहीं व्यक्त करना चाहता कि परिवार की जो निजी मसले होते हैं वो परिवार ही देखता है। लेकिन हमारी एक व्यक्ति के तौर पे जो मेरी राय या राजनेता के तौर पे मेरी जो राय है, निजी राय, वो थोड़ा अलग है। बहुत साफ है कि हम समाजवादी आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने साफ शब्दों में लिखा है, बोला नहीं, लिखा हुआ है, उसके साक्ष्य हैं, सप्त क्रांति उनकी किताब भी है। उसमें आप दिखा है कि स्त्री और पुरुष के बीच के जो संबंध हैं 2 मामलों में छोड़कर सभी जायज़ हैं। 2 तरह के मामले नाजायज़ हैं और बाकी जो रिश्ते हैं वो सभी जायज़ रिश्ते हैं। एक बलात्कार और धोखा, ये 2 नाजायज़ रिश्ते हैं। हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई के पक्ष में रहते हैं। इसके अलावा बाकी रिश्ते सभी जायज़ हैं। तेज प्रताप जी ने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, जैसा कि खबरें जो चल रही हैं तथाकथित, बहुत सत्यापित खबरें नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर है तो ये कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये कोई गुनाह की श्रेणी में नहीं है। तीसरा, ये नैतिक मापदंडों का भी कोई उल्लंघन नहीं है। तो ये मामले सार्वजनिक डोमेन में बहस के लायक ये मुद्दा नहीं है, नितांत निजी और पारिवारिक मसला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी इसको देख रहे हैं मामले को।
सर अभी पटना में जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि तिरंगा लगा हुआ है हमारे देश का, और उस तिरंगे के ऊपर किसी पार्टी का तिरंगा लगा हुआ है। आप इस चीज़ को किस नज़रिए के से देखते हैं? आज मैं सुबह पटना से निकल रहा था बक्सर के लिए, रास्ते में तो जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मैंने देखा, कहीं एक आध घटना हम लोग देखते हैं, गलती हो जाता है जानबूझकर, लेकिन हजारों की तादाद में राष्ट्रीय झंडा का इस्तेमाल लैंप पोस्ट पर, बैरिकेटिंग्स पर, डिवाइडर पर, पेड़ पौधे पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल देखा हमने। पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ऊपर है, राष्ट्रीय ध्वज उसके नीचे लगा हुआ है। ये कैसा देश हम बना रहे हैं? भारत का संविधान, भारत का राष्ट्र ध्वज अगर हम सम्मान नहीं दे सकते तो ये किसी व्यक्तियों के निजी महत्वाकांक्षा को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में लोकशाही का जन्म नहीं हुआ था, लोकशाही की व्यवस्था नहीं था। जो हालत हैं बद से बदतर हैं, और जिस राजनीतिक दलों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है और इस देश के जनमानस को जानने की ज़रूरत है। सर कभी भी पार्टी का झंडा देश के झंडे से ऊपर नहीं होना चाहिए। राष्ट्र ध्वज का एक प्रोटोकॉल है, कानून भी बना है उस पर कि कैसे उसको कितने साइज़ का होना चाहिए, उसका रंग कैसे होना चाहिए, बदरंग है तो कैसे उसको हटाना है, भीग गया है तो कैसे सुखाना है, कैसे उसको चढ़ाना है, कब उतार लेना है, उसके कोड है और उसका कहीं एक भी कोड का पालन नहीं होना आश्चर्यचकित करने वाले लोग हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को कभी भी भारत के संविधान, भारत की आज़ादी और भारत के झंडे में कोई विश्वास नहीं रहा। वो लंबे समय तक इसका विरोध भी करते रहे, लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र ने इन लोगों के सामने सीमित विकल्प दिया जिसमें वो स्वयं पार्टिसिपेट करें। दुर्भाग्य से वो सत्ता में लोग हैं और सत्ता में आने के बाद वो तमाम कुकर्म वो कर रहे हैं जो उनके अंतर मन में था 75 सालों से, उसका वो भौंडे तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ आरजेडी के प्रत्याशी बक्सर लोकसभा के सांसद सुधाकर सिंह जी हैं, और ऐसे ही ग्राउंड की रिपोर्ट देखने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें।